जय हिंद बच्चों, मैं रामेन सिंह WDA लखनऊ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड एक करंट इश्यूज लेके प्रस्तुत हुआ हूं। इस इश्यूज का जो इम्पोर्टेंस है आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भी इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच कभी भी डिस्प्यूट होता है तो वहाँ से UPSC हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछती है। जैसे कि आपने देखा होगा जब 2016 में इंडिया बांग्लादेश लैंड एग्रीमेंट हुआ था, तब वहाँ पर भी आपसे CDS के पेपर में 2016 के सेकेंड पेपर में आपसे इंडिया और बांग्लादेश के लैंड एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसी प्रकार जब 2016-17 में इंडिया नेपाल के मधेशी इश्यूज को लेके डिस्प्यूट हुआ था तो वहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चन था। इसी प्रकार 2017-18 में जब डोकलाम को लेकर विवाद चल रहा था तो वहां से भी आपसे NDA और CDS दोनों के पेपर में डोकलाम से रिलेटेड इश्यूज पूछा गया था। उसी रेस्पेक्ट में उसी को देखते हुए आज मैं आपके सामने इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को समग्र रूप से प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे आप 5 मई 2020 से रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनलों में, जिसे मैं यहाँ पर आपको एक होलिस्टिक व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा जिसे आप अभी तक न्यूज़पेपरों में टुकड़ों में पढ़ते आ रहे हैं। एक चीज़ और, ये जो इशू है वो CDS और CAPF जैसे स्टूडेंट्स के लिए तो जितना मैं बता रहा हूँ वो पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन NDA के बच्चों के लिए एक नोटिस है कि वो इस इश्यूज में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे डोकलाम ट्राई जंक्शन कहाँ है, इंडिया चाइना और भूटान के बॉर्डर से रिलेटेड है। सियाचिन कहाँ है, इंडिया का वेस्टर्न सेक्टर कहाँ है, ईस्टर्न सेक्टर कहाँ है, किस सेक्टर पर इश्यूज हैं उनके। नेपाल और इंडिया के बीच काला पानी जैसा इश्यूज है, काला पानी क्या है, इस इश्यूज को केवल जानना है, उनके प्लेसेस को जानना है। NDA के बच्चे अगर इस टॉपिक को थॉरली पढ़ते हैं तो उन्हें SSB के एस्से राइटिंग में उनको इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल सकते हैं। और अगर वो आगे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ने में उनको इजी हो जाएगा और कभी कभी जो इंग्लिश का कंप्रहेंशन पैसेज आता है वहाँ पर भी उस टॉपिक से रिलेटेड इश्यूज समझने में उन्हें इजी हो जाएगा और उस चीज़ को वो इजीली उसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ने में भी ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट्स पर फोकस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले कि डिस्प्यूट है क्या, व्हाट इज़ डिस्प्यूट। दूसरा देखेंगे इसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं। तो रीजंस को हम 4 भागों में तोड़ के देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक या सामरिक रीजन देखेंगे, दूसरा इकोनॉमिक या आर्थिक रीजन देखने की कोशिश करेंगे, तीसरा कोरोना से रिलेटेड जो इश्यूज होंगे उनको देखने की कोशिश करेंगे और चौथा रीजन पॉलिटिकल या राजनीतिक रूप से जो कारण बन रहे होंगे उनको देखने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। आइए हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर्स टच करते हैं वो किस किस रूप में हैं। पहली बात तो ये बता दें कि 1952 से पहले इंडिया और चाइना का बॉर्डर टच ही नहीं करता था। जब 1954-55 में चाइना ने लद्दाख पर तिब्बत पर आक्रमण किया और उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, तो उसके बाद से ही इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर टच करने लगा। तो उन बॉर्डर्स को देखते हैं। उन बॉर्डर को देखने के लिए हमें इंडिया चाइना बॉर्डर को देखने के लिए हम 3 सेक्टर्स में तोड़ते हैं। पहला देखते हैं वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर 1570 किलोमीटर का है। इसी प्रकार सेंट्रल सेक्टर देखते हैं जो कि उत्तराखंड और यूपी का थोड़ा वाला क्षेत्र है, वो लगभग 5445 किलोमीटर है। इसी प्रकार ईस्टर्न सेक्टर देखते हैं जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहाँ पर टच है जो लगभग 1325 किलोमीटर का है। भारत और चाइना के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो मोस्टली वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर में ही है। सेंट्रल सेक्टर में चाइना से लेकर इतना डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन सेंट्रल सेक्टर में हाल में ही आपने सुना होगा कि यहाँ पर एक काला पानी का इशू उठा था जो कि इंडिया और नेपाल के बीच का एक इशू है और वो भी कहीं ना कहीं चाइना से ही कनेक्ट है। चाइना ही उस डिस्प्यूट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो हम तब देखेंगे जब इंडिया और नेपाल से रिलेटेड इश्यूज होंगे, जो मैं आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँगा। देखते हैं कि अब
जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर है उसमें एक वर्ड आप लोग बहुत सुनते होंगे, अक्साई चीन। अक्साई चीन का क्षेत्रफल लगभग 3780 स्क्वायर किलोमीटर का है। आप अक्साई चीन के पास में ये LAC एक बॉर्डर देख रहे होंगे जो डॉटेड मैंने बनाया हुआ है। ये LAC का जो बॉर्डर है ये डिमार्केशन नहीं है इसका, ये आपस में सहयोग के माध्यम से ये माना जाता है कि यहाँ पर LAC है, इसका कोई डेफिनेट डिमार्केशन नहीं किया गया है। इसी वजह से यह डिस्प्यूट और भी बढ़ता रहता है। अक्साई चीन का जो पार्ट था ये लद्दाख का ही पार्ट है जिसे चाइना ने 1962 के बाद में हमसे छीन लिया था। अक्साई चीन, यहाँ पर आप सियाचिन का भी क्षेत्र देख रहे होंगे, और इस सियाचिन क्षेत्र में अभी आप ये लाइन जो डॉटेड देख रहे हैं इसे हम लोग LOC बोलते हैं। आप LOC और LAC में कंफ्यूज ना होइएगा। जो LOC होता है वो लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, उसी तरह LAC जो होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है। फिर से मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। जो LOC होता है लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को बनाता है। इस बॉर्डर को भी कई हिस्सों में तोड़ा गया है, कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर है, कौन सा डिस्प्यूट LOC वाला पार्ट है। ये जब हम इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूट या देख रहे होंगे वहाँ पर इस चीज़ को हम डीपली देखेंगे। फिलहाल देख लेते हैं LOC और LAC। LAC होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा। जो LAC का पार्ट है वो हमारा चाइना के साथ लगता है, जो LOC का है वो पाकिस्तान के साथ लगता है। और अभी जब आपने देखा होगा 31 अक्टूबर 2019 में जब इंडिया ने अपना मैप निकाला था, ऑफिशियल मैप, वहाँ पर देखा होगा ये पूरा जो भाग था ये लद्दाख के अंदर ही उन्होंने कर दिया था, लद्दाख UT में कन्वर्ट कर दिया था उसको। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो बॉर्डर है वो लद्दाख का जो UT का बॉर्डर है वो POK से भी लगता है और LAC से भी लगता है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा इस बार का इंडिया पेपर भी दिया होगा तो उसमें पूछा गया था, एक क्वेश्चन था इस बार का कि इंडिया के कितने ऐसे स्टेट हैं, जो स्टेट पूछा था ना कि UT, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, कितने स्टेट थे जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगते हैं। तो वहाँ पर उसका आंसर 4 था। तो वो इसी परपेच में पूछा गया था क्योंकि उस समय इंडिया का ऑफिशियल मैप आया हुआ था और एग्ज़ाम आपका शायद फेब में था। तो इसी से रिलेटेड वो इशू था। UPSC कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा बच्चों कि क्या इंडिया ने मैप चेंज किया, कितने UT हैं, कितने स्टेट हैं। ये सब SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, SSC के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमें इसीलिए जब भी कोई भी इशूज़ पढ़ना होता है तो उसे हमें बहुत ही थॉरली पढ़ना होता है कि सारी चीज़ें उसमें कवर हो सके और किस प्रकार से UPSC क्वेश्चन पूछता है उस पर भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा रहा जो ट्रेडिशनल इंडिया और बॉर्डर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो भी टच कर रहे हैं उनको देखा हमने। अब देखते हैं कि जो व्हाट इज डिस्प्यूट क्या है। तो डिस्प्यूट मैंने बताया कि अभी 5 मई 2020 को पैंगोंग त्सो लेक पर चाइना के कुछ सैनिक आ गए थे और भारतीय सैनिकों के साथ उनकी कुछ झड़प हुई थी, जिसको लेके ये विवाद बढ़ा। और एक इस चीज़ और आपको दिखाता हूँ, इस मैप में देखिएगा, ये दौलत बेग ओल्डी है। दौलत बेग ओल्डी भारत का जो लद्दाख में सबसे नॉर्थ पोजीशन पर यही एक जगह है जहाँ पर इंडिया ने अपना एयरबेस बना रखा है। सोचिए इतने दुर्गम क्षेत्र पर भी इंडिया ने अपना एयरबेस बना रखा है। और वो एक्चुअली में आप अगर थोड़ा ज्योग्राफी देखे होंगे तो नीचे शिवालिक पड़ता है, उसके बाद मिडिल हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बाद ट्रांस हिमालय पड़ता है। तो ये जो दौलत बेग ओल्डी वाला पोर्शन है वो ट्रांस हिमालय पार्ट में पड़ता है। और यहीं पर इसी रीजन में चाइना ने जो अक्साई चीन है वहाँ पर एक नेशनल हाईवे बना रखा है 219। ये बहुत लंबा नेशनल हाईवे है जो कि आप एक इशू जब इंडिया और पाकिस्तान के बारे में हम देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक CPEC गुजर रही है, यहाँ से गुजरती हुई ये कराची तक जाती है। और ये यहाँ पर एक जिनजियांग प्रांत है चाइना का, जो उइगुर मुस्लिम से रिलेटेड इशूज़ है। जब वो हम चाइना का इशू देख रहे होंगे वहाँ देखेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर ये 219 यहाँ तक लहासा तक जाता है।
लहासा तक जाता है ये। तो देखेंगे इस रोड का मायने क्या है, क्यों इस रोड को उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया और उसका क्या प्रभाव पड़ता है भारत के क्षेत्रों पर, और क्यों भारत अब इतनी तेज़ी से अपने जो बॉर्डर्स को है, बॉर्डर्स के रोड्स को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। आपने रिसेंट में सुना होगा पिछले 1 महीने में कि पिछले 1 साल में कि भारत ने कई ब्रिजेस के निर्माण किए हैं, वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नियर अबाउट 5 और 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस के निर्माण कर चुका है इंडिया, उनको भी आप लोगों को याद रखना है, वो भी मैं कोई सेपरेट वीडियो लेके वहां बता दूंगा आप लोगों को। और इस रोड का इम्पैक्ट ही है कि इंडिया ने एक सागरमाला और भारतमाला परियोजना स्टार्ट किया था। आपको पता होगा जो बॉर्डर से रिलेटेड सड़क निर्माण करना है उसके लिए हमने भारतमाला परियोजना स्टार्ट की है, और जो कोस्टल एरियाज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन, पोर्ट्स कंस्ट्रक्शन के लिए हमने सागरमाला परियोजना स्टार्ट किया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है 2015 या 16 के एनडीए वाले पेपर में। आइए देखते हैं क्या क्या रीजंस हैं तो मैंने देख लिया कि व्हाट इज डिस्प्यूट, डिस्प्यूट क्या है, किस चीज़ को लेके ये डिस्प्यूट बढ़ा पेंगोंग त्सो लेक पर। अब देखते हैं क्या क्या रीजंस हो सकते हैं डिस्प्यूट के पीछे। किसी भी चीज़ के पीछे एक रीज़न नहीं होता है छात्रों, इसलिए हम इसको कई सेक्टर में तोड़ के देखेंगे। पहला देखेंगे स्ट्रेटेजिक रीजंस, फिर इकोनॉमिक रीजंस, फिर कोरोना से रिलेटेड इशूज, फिर पॉलिटिकल रीजंस देखेंगे कि क्यों चाइना ऐसा कर रहा है। अगर उसे युद्ध करना होता तो वो डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन वो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और उस दबाव बनाने के पीछे ये सारे रीजंस हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक या सामरिक रीजंस देखते हैं। सामरिक रीजंस में पहला देखते हैं रोड कंस्ट्रक्शंस को लेके क्या क्या हो रहे हैं, दूसरा देखेंगे गलवान वैली को लेकर, और तीसरा जो ग्लोबल टाइम्स न्यूज़ ने बताया था। ये ग्लोबल टाइम्स न्यूज़ चाइना का ऑफिशियल न्यूज़ है। आपको पता है कि चाइना एक साम्यवादी देश है, कम्युनिस्ट कंट्री है, और वहाँ पर उनका खुद का ही न्यूज़ एजेंसी होती है जिसे हम लोग ग्लोबल टाइम्स न्यूज़ कहते हैं। अगर इसमें कोई चीज़ प्रकाशित होती है इसका मतलब ये चाइना का ऑफिशियल न्यूज़ है। सबसे पहले देखते हैं रोड कंस्ट्रक्शंस को लेके। तो इस वाले फिगर में देखिए आप लोग, यहाँ डेमचोक है और ये है दौलत बेग ओल्डी, और यहीं से जस्ट बगल आपको दिखाई दे रहा होगा LAC का लाइन, जो यहाँ पर मैंने ये डॉटेड दिखाया है। इस डेमचोक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड का कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है कि इंडिया आज से स्टार्ट किया पिछले 1 महीने से, ये पिछले 1 दशक से स्टार्ट है। क्योंकि यहाँ पर आपको जैसे मैंने पहले ही बताया है कि ये ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय का पार्ट है, तो यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन करना इतना ईजी नहीं होता है। तो ये काफ़ी लंबा टाइम लिया इसने, और इसी रोड को बेस बनाकर चाइना इंडिया पर एग्रेशन शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं गलवान वैली। गलवान में भी यहाँ पर LAC लिखा हुआ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये आपको दिख रहा होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और यहाँ पर ये गलवान वैली आपको दिख रही है। ये गलवान वैली ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये गलवान वैली इस पार्ट को बोलते हैं जो LAC के जस्ट पास में है। और मैंने जैसे आपको पहले ही बताया LAC का कोई डिफिनिट डिमार्केशन नहीं है, इस वजह से यहाँ पर इशूज और बढ़ते रहते हैं। पर गलवान वैली हमेशा यहाँ पर इंडिया की एक आर्मी, एक बटालियन हमेशा यहाँ पर रहती है, इसलिए ये इंडिया का ऑफिशियल है, तो इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन चाइना के जो सैनिक हैं यहाँ तक चले आते हैं, इस वजह से ये डिस्प्यूट इसमें काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ पर मैंने लिखा है चांगपा ट्राइब्स। आपने कल या आज के न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि यहाँ पर लद्दाख के रीजन में एक चांगपा ट्राइब रहती है, जो कि आपने पश्मीना गोट्स के बारे में सुना होगा। उस पश्मीना गोट्स को यही चांगपा ट्राइब ही उनका भरण पोषण करती है, और उस पश्मीना गोट से आपने पश्मीना शॉल के बारे में भी सुना होगा, जो भारत में बहुत ज़्यादा बिकती है, और उसी को लेके इनका शिकार भी किया जाता है, जिस वजह से पश्मीना गोट्स इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई हैं IUCN की। वो आपको बायो वाले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, इन्वायरमेंट के लेक्चर में। स्ट्रेटेजिक रीजन्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है पेंगोंग त्सो लेक से रिलेटेड। पेंगोंग त्सो लेक को हम फिंगर लेक के नाम से भी जानते हैं। फिंगर लेक ये जो हमारे मुट्ठी है, इसमें ये जो बन जाता है, इसे जोग्राफिकल जो ग्लेशियल लैंडफॉर्म होता है उसको फ्योर्ड बोलते हैं। और ये पेंगोंग त्सो लेक के नॉर्थ में है, ये फिंगर टिप्स बनते हैं। इसी तरह वहाँ पर 8 टिप्स बने हुए हैं वहाँ पर, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इसी मैंने इसे जिगजैग फॉर्म में दिखाया है पेंगोंग त्सो लेक को। तो यहाँ जो 4th नंबर का टिप है, इस टिप पर इंडिया की सैनिक टुकड़ी है, और 8 वाले नंबर पर प्रेजेंट में चाइना की टुकड़ी है। लेकिन जो चाइना मानता है कि जो ये पेंगोंग त्सो लेक है ये LAC का पार्ट ही है,
जो पेंगोंग से का फिंगर 2 है वहाँ तक LAC लाई करता है और चाइना का दावा फिंगर टिप 2 पर है, जबकि इंडिया मानता है कि फिंगर 8 तक इंडिया का दावा है। तो ये पेंगोंग त्सो से रिलेटेड अभी इसी वजह से इशू चल रहा है और यहाँ पर बहुत ही आधुनिक टाइप की बोट्स भी देखी गई हैं जो इंडिया और चाइना दोनों ने ही अपनी स्लैग पे उतार रखा है और जो यहाँ पर पेट्रोलिंग करती रहती है कॉन्टिन्यूस। अब हम आगे देखते हैं सेकंड रीजन पे। सेकंड रीजन है इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन में हम देखते हैं अभी रिसेंट में आपने सुना होगा, ये शायद 8 या 9 अप्रैल 2020 की बात है कि इंडिया ने अपने जो FDI पॉलिसी है, FDI पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए हैं। अब ये FDI पॉलिसी क्या होता है, ये इकोनॉमिक के लेक्चर में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। एक FDI होता है, एक FPI होता है और एक FII होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं, FDI, FPI और FII। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, ये तीनों होते हैं। एक बार मैं फिर से नाम बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, इसको इकोनॉमिक्स में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तीसरा होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स, सॉरी, यहाँ पर आई जो लास्ट वाला है इन्वेस्टर्स होता है। FDI और FPI में क्या अंतर होता है तो मैं आपको सिंपली यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इसका जो पार्ट होगा वो आगे चल के आप लोग इकोनॉमिक्स के लेक्चर में देखेंगे। अगर किसी कंपनी में 10% शेयर, 10% या 10% से ज़्यादा शेयर अगर किसी इंडिविजुअल या किसी फर्म के हो जाते हैं तो उसे FDI बोला जाता है, और अगर 10% से कम उस कंपनी में किसी इंडिविजुअल या फर्म द्वारा हिस्सेदारी खरीदी जाती है, शेयर्स खरीदे जाते हैं, तो वो FPI कहलाता है। FPI में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जो FDI में इन्वेस्टमेंट वो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है और वो मोस्ट स्टेबल माना जाता है। इसलिए FPI में आपने देखा होगा कि मार्च के महीने में इंडिया निगेटिव में FPI चला गया था। FPI मतलब 58 लाख करोड़ रुपए का बाहर निवेश हुआ था, और अभी आज ही की न्यूज़ में बता रहा हूँ, इंडिया में जून के महीने में FPI में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। तो इसीलिए कि ये कभी जब भी इंडिया का मार्केट गिरने लगता है तो FPI के थ्रू लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं, और जब भी इंडिया की मार्केट बढ़ने लगती है तो FPI में पैसा डालने लगते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो ये आपको वहाँ पर इकोनॉमिक्स के लेक्चर में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो उसमें बेसिकली कई ग्रुप होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड और राइट्स रिलेटेड इशू जो होते हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स में आते हैं। बेसिकली इसमें कई ग्रुप होते हैं और उसी में लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर में। तो ये बेसिकली तीनों में डिफरेंस है, ये आप आगे चल के इकोनॉमिक्स के लेक्चर में देखेंगे। तो इंडिया ने अपने FDI पॉलिसी में चेंज किया था, और FDI पॉलिसी में चेंज करते हुए इंडिया ने क्या कहा था कि जो भी नेबरिंग कंट्रीज होंगे, उन इंडियाज के नेबरिंग कंट्रीज चाइना, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान, यहाँ पर अगर उन देशों की कोई भी कंपनी इंडिया में निवेश करना चाहती है, और अगर वो निवेश करना चाहती है तो उनको पहले गवर्नमेंट अप्रूवल लेना जरूरी है। तो ये इंडिया ने चेंजेस किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि कोरोना का टाइम था, जैसे मैंने अभी आपको बताया, FPI में लोग अपना पैसा खींच रहे थे मार्च अप्रैल के महीने में, क्योंकि शेयर मार्केट उस समय डाउन जा रहा था। उसी समय आप ध्यान दिए होंगे कि शायद 9 अप्रैल की बात है कि जो चाइना की पब्लिक बैंक ऑफ चाइना, उसने HDFC लिमिटेड में 10% के शेयर खरीदे थे। 10% के शेयर खरीदे नहीं थे, बेसिकली 1% के नियर अबाउट शेयर उसने पहले उसके पास थे, और उसने उस समय 9% के शेयर खरीदे थे, है ना, 9 पॉइंट समथिंग के शेयर उसने खरीदे थे। तो कुल मिला के 10% के शेयर। तो इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा महसूस हुआ कि जब ऐसे टाइम में जब FPI काफ़ी तेज़ी से इंडिया में कम हो रहा है, और किसी देश द्वारा अगर उस चीज़ में पैसा लगाया जा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दूसरा लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ रीजंस होंगे कि इंडिया के जो कंपनी डूब रही है, अगर उस पर चाइना अपना अधिकार बना लेता है तो कहीं ना कहीं वो इंडिया की कंपनी में हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिए इंडिया ने ऐसा डिसीजन लिया, और इस डिसीजन से कहीं ना कहीं चाइना को इम्पैक्ट पड़ा, और उसने इंडिया के प्रति अपने एग्रेशन को बढ़ा दिया, और उस एग्रेशन के रूप में हम
गलवान वैली, पेंगोंग सो लेक में देख सकते हैं, जो कि ये लद्दाख वाले रीजन में पड़ता है। एनडीए के जो बच्चे हैं वो ये याद रखेंगे, जो ये सिचुएशन है गलवान वैली, पेंगोंग सो लेक, ये सब पड़ते कहाँ पर हैं। जैसे दौलत बेग ओल्डी, अगर कोई एयरफोर्स में बंदा गया और दौलत बेग वेल्डी में उसके जाने पड़े, क्योंकि वहीं पर हमारा इकलौता एयरबेस है लद्दाख में, और ये एकदम नॉर्थ में है। यहाँ पर काराकोरम रेंज भी आपको दिखाई देगा, तो ये आप वहाँ पर जाके इसका अच्छा सा अनुभव ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रीजन हम देखते हैं कोरोना से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं। तो ये आप समझ गए, अभी तक हमने दो इश्यूज डिस्कस किए हैं, एक स्ट्रेटेजिक रीजन और एक इकोनॉमिक रीजन। स्ट्रेटेजिक रीजन में मैंने रोड कंस्ट्रक्शंस को लेकर जो दौलत बेग ओल्डी और देमचोक के बीच जो रोड गई थी उसको इशू बनाया था चाइना ने। दूसरा जो इशू चाइना ने पेंगोंग सो लेक को लेके बनाया था। और तीसरा न्यूज़ था, मैंने ग्लोबल टाइम्स के बारे में बताया था, उसने इंडिया के इस रोड कंस्ट्रक्शन को इलीगल बोला था। इन इश्यूज़ को लेके स्ट्रेटेजिक रूप से चाइना थोड़ा एग्रेशन शो कर रहा था। इसी प्रकार हमने इकोनॉमिक्स में देखे, इकोनॉमिक्स में जो इंडिया ने अभी रिसेंट में एफडीआई पॉलिसीज में चेंजेस किए हैं उसके रेस्पेक्ट में चाइना ने एग्रेशन शो किया है। देन अब हम लोग थर्ड इशू पे चलते हैं, कोरोना का इशू। कोरोना इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक लोगों का मानना है कि जो जैसा भी किसी भी देश की इंटरनल पॉलिटिक्स होती है वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल रूप में वो दिखाई देता है। चाइना में कोरोना की वजह से आपको पता होगा कि काफ़ी लोगों की डेथ हुई, और उसका ओरिजिन भी चाइना में, चाइना के वुहान सिटी में हुआ था, वुहान प्रोविंस में हुआ था। इसी वजह से अधिकांश देशों का मानना था कि इसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। और इस बात को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने उठाया था। किसने उठाया था? ऑस्ट्रेलिया ने। तो आपने सुना होगा कि जो फॉरेन स्पोक पर्सन है वहाँ पर चाइना के ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को खुलेआम धमकी दी थी। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो चाइना है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है दूसरे देशों को लेके। यहाँ पर चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है, यहाँ पर आपने काफ़ी तेज़ी से बदलाव भी देखा होगा। 2013 से पहले जब तक शी जिनपिंग नहीं थे, जो चाइना की पॉलिसी थी वो बहुत ही जो उनके एक बहुत बड़े विचारक हैं कन्फ्यूशियस, उनके विचारधारा से चलती थी उनकी विदेश नीति, सामंजस्य बना के वो चलने पे प्रयास करते थे। लेकिन जब से शी जिनपिंग आए हैं, आप देख रहे होंगे कि जो चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी है। वो किसी भी देश के प्रति हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया को लेके देख लें, चाहे अमेरिका के साथ उनका जब ट्रेड वार चल रहा था उस रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। तो एग्रेशन उनका एग्रेशन आप चाइना का इस रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। तो कोरोना के जब इन्वेस्टिगेशन को लेके बात हुई कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इसकी इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड एक ड्राफ्ट भी प्रस्तुत किया गया था WHO में। अब WHO आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, निश्चित यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पक्का है यहाँ पर आना। आप WHO जो है वो UN की एक बॉडी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 8 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया था। 8 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया था, और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा स्विट्जरलैंड में है। जनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बॉडी न्यूज़ में होती है तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और एक इंटरनेशनल बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन UPSC में जरूर आएगा इस बार। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि WHO उसमें से प्राइमरी रहेगा। इस इशू को मैंने बताया ही, ऑस्ट्रेलिया ने उठाया था, WHO में ड्राफ्ट भी प्रस्तुत किया था ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर, जिसका इंडिया ने सपोर्ट भी किया था। और इस वजह से भी WHO इस साल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता इस बार किसने की थी? इंडिया ने की थी। तो इस वजह से WHO बॉडी भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे। और जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हम लोग पढ़ाएंगे क्लासेस में, वहाँ पर भी WHO से रिलेटेड हम लोग डिटेल में देखेंगे उसकी चीज़ों को। तो ये कोरोना से रिलेटेड जो इश्यूज था, जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी चाइना के अंदर, जो आपने वुहान सिटी में देखा होगा, दंगे हो गए थे जब लॉकडाउन खुला था वहाँ पर। और जो एक्सटर्नल आपने फैक्टर देखा, ऑस्ट्रेलिया, WHO का इशू, जिसकी वजह से अभी चाइना पर प्रेशर पड़ा, और चाइना ने उस प्रेशर और अपने इंटरनल पॉलिटिक्स से लोगों को ध्यान हटाने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया पर एग्रेशन शो किया, कि इसके थ्रू कुछ ना कुछ नेशनलिज्म की भावनाएं पैदा की जा सके।
अपने देश में और इस कोरोना के इश्यूज से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। इस प्रकार अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पॉलिटिकल इश्यूज पे। पॉलिटिकल इश्यूज में देखते हैं कि आपको पता होगा कि 5-6 अगस्त 2019 की बात है, इंडिया ने अपना कश्मीर पे नई पॉलिसी बनाई। मतलब जो आर्टिकल जो 370 का क्लॉज 2 और क्लॉज 3 है उसको इंडिया ने रिमूव कर दिया। उस रेस्पेक्ट में चाइना और पाकिस्तान दोनों ही इंडिया से नाखुश थे और आपको पता होगा चाइना ने इस इश्यूज़ को यूएनएससी में भी उठाया था, परंतु वहाँ पर अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने उस पर वीटो लगा दिया, जिससे इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया गया। इससे भी कहीं ना कहीं जो चाइना था उसके अंदर इंडिया के प्रति एग्रेशन की भावना थी, जो इस रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो चाइना के लिए ये था कि उसने जब भारत ने लद्दाख को यूटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर यूटी का कन्वर्ट होने का मतलब यहाँ पर केंद्र का डायरेक्ट यहाँ पर नियंत्रण रहेगा लद्दाख में, जिससे चाइना को कहीं ना कहीं दिक्कत होगी और उसका भी जो आप देख सकते हैं उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इस अग्रेशन के रूप में, चाइना के अग्रेशन के रूप में देखा जा सकता है। इसी प्रकार इंडिया, अभी आपने अगर उसी समय की बात है, संसद में ही अमित शाह जी ने, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनको देखा होगा, उन्होंने इंडिया का पीओके यानी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और जो अक्साई चीन है, इस इश्यूज़ को लेकर उन्होंने कहा था कि ये इंडिया ने इस पर अपना क्लेम ठोका था कि हम पाकिस्तान और चाइना से लेकर है कि ये इंडिया का पार्ट है। तो इस चीज़ से को लेकर भी चाइना कहीं ना कहीं इंडिया से खफा था या नाराज़ था, जिसका प्रतिरूप उन्होंने एग्रेशन के रूप में यहाँ पर दिया। फिर नेक्स्ट जो पॉलिटिकल इश्यूज़ है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है ताइवान का इशू। ताइवान जो इश्यूज़ हैं ये भी एक लंबी जो चाइना का गृह युद्ध था उससे रिलेटेड है, वो कभी किसी दिन क्लास में बात हो जाएगी आप लोगों से। लेकिन अभी प्रेजेंट क्या सिचुएशन चल रही है, जो ताइवान है वहाँ पर 1 चाइना 2 पॉलिसी सिस्टम अपना रखा है। आपसे एग्जैक्टली यही क्वेश्चन ही पूछा गया था यूपीएससी के 2017 के पेपर में, प्रीलिम्स के, ठीक, कि 1 चाइना 2 पॉलिसी किस कंट्री के बीच का इशू है, तो चाइना और ताइवान, ठीक। वहाँ पर 1 चाइना मतलब एक चाइना रहेगी और 2 पॉलिसी मतलब वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग रहेगा। वहाँ पर फॉरेन जो होगा, फॉरेन मैटर्स जो रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से मैटर जो रहेंगे वो चाइना देखेगा, बाकी जो इंटरनल मैटर्स होंगे वो ताइवान देखेगा। इसी प्रकार हांगकांग को भी अमेरिका ने, चीन ने यूके से 1997 में लीज पे लिया था 50 सालों के लिए, और यहाँ पर भी डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है। हांगकांग में अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि चाइना ने एक एक्ट लाया है, NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2020। जो आपने हांगकांग प्रोटेस्ट के बारे में सुना होगा, जो अम्ब्रेला प्रोटेस्ट के नाम से भी फेमस हुआ था, 2017-18 की बात है। और यहाँ पर हमेशा अभी प्रत्यार्पण संधि को लेकर भी एक एक्ट पास किया था चाइना ने, उससे भी हांगकांग के प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने लगातार विरोध किया 2019 के एंड तक, लेकिन कोरोना आने की वजह से वो लोग अंदर चले गए, मतलब घर में रह गए, जिससे वो प्रोटेस्ट बाहर आके नहीं कर सके। लेकिन जब से NSA का मुद्दा आया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लाए हैं चाइना वाले और हांगकांग पर अपनी पकड़ मजबूत की है, तब से जो ये इश्यूज़ उभर के आया है, पॉलिटिकल इश्यूज़, इसकी वजह से भी कि जो इंडिया है वो हांगकांग और ताइवान जैसे देशों को समर्थन ना करे, इस वजह से इंडिया पर कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली रूप में एग्रेशन शो कर रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े जो पॉलिटिकल इश्यूज हुए हैं, इन इश्यूज पर इंडिया अपना सपोर्ट ना दे, इस वजह से जो चाइना है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप में इंडिया पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है इस एग्रेशन के मामले में। तो इस प्रकार देख सकते हैं, हमने देखा भी समग्र रूप से कि स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, कोरोना और पॉलिटिकल इश्यूज किस प्रकार इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को बढ़ाने में मददगार सिद्ध हो रहे हैं। उसके बाद मैंने लिखा था यहाँ पर, आप लोगों को ध्यान होगा कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका होता है डिप्लोमेट के स्तर पर, डिप्लोमेसी के स्तर पर, कूटनीति के स्तर पर, जो कि हमारे विदेश मंत्री और वहाँ पर कई, आपने एक और इश्यूज है इंडिया चाइना के बीच में, इंडिया चाइना के अभी तक
1992 से लेकर 2013 तक 6 एग्रीमेंट हो चुके हैं। तो एटलीस्ट उन एग्रीमेंट्स को आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि 1993 में पीस और ट्रांसक्विलिटी से रिलेटेड इश्यूज हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। वैसे ही 2013 तक 6 एग्रीमेंट हो चुके हैं। आप लोग घर पे जाके थोड़ा सा ये भी काम देखिएगा, होमवर्क के रूप में लीजिएगा, उन 6 एग्रीमेंट्स को आप लिख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार हैं। तो एक डिप्लोमेसी के स्तर पे सॉल्व हो सकता है, दूसरा राजनीतिक स्तर पे उस मैटर को सॉल्व किया जा सकता है। जो इनफॉर्मल समिट हुई थी, वुहान समिट, मामल्लपुरम समिट, ऐसे ही एक और समिट की ज़रूरत है भारत और चाइना के बीच में। और तीसरा है तो सैन्य शक्ति के आधार पर मामले को सॉल्व किया जाए। लेकिन आपको पता होगा जब सुषमा स्वराज जी थी तो उन्होंने 2017 में जब यहाँ पर आप एक डोकलाम रीजन देख रहे होंगे, यहाँ पर इंडिया, ये भूटान है और ये इंडिया और सिक्किम का ये एक ट्राई जंक्शन पार्ट है, इसे डोकलाम बोलते हैं। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है 2017 के पेपर में, और 17 में ही ये विवाद हुआ था। ये ट्राई जंक्शन है बिटवीन इंडिया, भूटान और चाइना के बीच में। तो तभी उन्होंने संसद पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया था कि चाहे युद्ध हो जाए तो युद्ध के बाद भी इंसान को देशों को टेबल पे आना पड़ता है, तो क्यों ना युद्ध से पहले ही हम टेबल पे आके चीज़ों को सॉल्व कर लें। इसी प्रकार चाइना और इंडिया के इश्यूज़ को हम जब इंडिया और नेपाल के इश्यूज़ पे बात कर रहे होंगे तो आगे और इसको डीपली देखेंगे और इसको वहाँ पर कैसे कनेक्ट करना है, ये चीज़ भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जय हिंद।